चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र जो पटना से स्टार्ट होकर ले जाएगा मुझे मेरे गांव इसीपुर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट तक। अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और यह 10 आवर का सफ़र सिर्फ एक डिस्टेंस कवर करने का ही नहीं बल्कि एक डीप कनेक्शन फील करने का है अपने रूट्स के साथ। आप भी जुड़िए इस जर्नी में और डिस्कवर कीजिए बिहार के रूरल लाइफ की कहानियाँ और उनकी खूबसूरती। फिर संध्या 4:30 बजे हम पहुँच गए अपने गांव इसीपुर बाराहाट। वहां पे हमने हटिया की सैर की। रूरल हटिया यानी गांव का बाजार एक ऐसी जगह है जो गांव की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। यह हटिया हर हफ्ते 2 दिन लगती है और यहाँ हर तरह का सामान मिलता है, सब्जियां, फल, नॉनवेज और रोज की जरूरत की हर छोटे बड़े चीज। यह सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि गांव के लोगों के लिए एक मिलने जुलने की जगह भी है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ एक अलग ही हसल बसल देखने को मिलता है। लोकल किसान अपने खेत की ताज़ी सब्जियाँ और फल यहाँ लेकर आते हैं। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ के प्रोडक्ट्स फ्रेश होते हैं और आप सीधा उन लोगों से बात करके खरीद सकते हैं जो उन्हें उगाते हैं। नॉन वेज स्टॉल्स भी हमेशा बिजी रहता है। मछली, मुर्गा या मटन सब यहाँ ईजिली अवेलेबल होता है। हटिया के स्टॉल्स का एक और चार्म है यहाँ का देसी टच। प्लास्टिक पैकेजिंग के बजाय चीज़ें अक्सर पत्तल या कपड़े के बैग्स में मिलती है। यह सस्टेनेबल लिविंग का एक नेचुरल एग्जाम्पल है जो गांव अपनी लाइफ में शामिल करता है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हटिया में न सिर्फ चीज़ें खरीदी जाती है बल्कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और नए कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ के स्टॉल्स पर निगोशिएशन करना एक मज़ेदार ट्रेडिशन है और जब आप यहाँ सब देखते हैं तो तब समझ में आता है कि सिर्फ एक शॉपिंग की जगह नहीं बल्कि एक कल्चरल हब है जो गांव के लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कभी किसी गांव के हटिया का हिस्सा बनते हैं तो सिर्फ शॉपिंग का नहीं, उस एक्सपीरियंस का भी मजा लीजिए। एक वाइब्रेंट और रूटेड रूरल लाइफ का असली एसेंस। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे और सब्जियां, फल, चिकन, मुर्गे और रोजमर्रा की चीजें यहाँ पे खरीद रहे थे। लोग दूर दूर से गांव से यहाँ आते थे और अपने सप्ताह भर के सामान यहाँ से उचित मूल्य पे खरीद के जा रहे थे। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। लोग काफ़ी मिलजुल कर बार्गेनिंग भी करते थे और हंसी मजाक में ही हटिया पे व्यापार हो जाता था। ये था हमारे गांव का दृश्य हटिया। मैंने भी यहाँ जाके कुछ सब्जियां खरीदी, फल खरीदा और लोगों से बातचीत की। उनसे बातचीत करके मुझे उनका अनुभव पता चला, उन्हें क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली और उन्हें कुछ सुझाव भी दिए। ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हटिया से अपने गांव के कुछ और दृश्य की ओर। हटिया से निकलने के बाद हम चल पड़े अपने घर की ओर। मैं आज ही के शाम पहुंचा था और खाने की व्यवस्था कर रहा था। ये मेरा पहला दिन था। मैं वहाँ पे लगभग 1 हफ्ता रुका और गांव के ट्रेडिशनल खेती बाड़ी, फिश, एक्वाकल्चर सारी चीज़ों की जानकारी ली। अगले वीडियो में मैं आपको वहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा और आपको वहाँ के महत्वपूर्ण हिस्से, कहानियाँ के बारे में जानकारी दूँगा। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सब उचित मूल्य पे सामान, सही सामान लोगों को दे रहे थे। ना पेस्टिसाइड्स की यूज, ना किसी तरह का जहरीले खाद, एकदम स्वस्थ, हाइजेनिक, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल था वहाँ पे।
वहाँ पे आने जाने की व्यवस्था के लिए ऑटो, टमटम, बाइक्स, ई रिक्शा सब अवेलेबल थे। हम निकल पड़े अपने घर की ओर। पहला दिन शाम के वक्त 4:30 बजे हम पहुंचे थे। गांव की सड़कें अब काफ़ी अच्छी हो गई है। घर पहुंचने के बाद मनमोहक दृश्य मुर्गों का हमने लिया और फिर घर के बगल में ही हमारी मंदिर है, उसके दर्शन की। अगले दिन सवेरे हम निकल पड़े कुछ दूसरे एडवेंचर की ओर। गांव की लाइफ से बने रहिए और देखिए। अगले दिन सवेरे हम गए पॉन्ड्स पे, जहाँ पे हमने मछली पकड़ने की पुरानी विधि देखी और खाने के लिए कुछ ताजे रेहू मछली खरीदे। गांव के पॉन्ड्स में जो ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग होती है वो एक पुरानी परंपरा है जो आज भी रूरल बिहार की जिंदगी में एक जरूरी रोल प्ले करती है। यह सिर्फ एक लाइवलीहुड का सोर्स नहीं है बल्कि एक आर्ट है जो जनरेशन से चलती आ रही है। गांव के तालाब यानी विलेज पॉन्ड्स नेचुरली एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मछलियों के लिए। यहाँ की फिश फार्मिंग में कॉमनली मिलने वाली वैरायटीज है कार्प, रेहू, रूपचंद। हर प्रजाति की अपनी एक डिमांड है और उन्हें केयरफुली पॉन्ड में पाला जाता है। फार्मर्स पॉन्ड्स में उनका ख्याल रखते हैं। उन्हें सही वक्त पर खिलाना और उनके एनवायरनमेंट को मेंटेन करना एक दिनचर्या का हिस्सा होता है। जब फिशिंग का वक्त आता है तो पूरा गांव एक तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। नेट्स के इस्तेमाल करते हुए मछलियां पकड़ी जाती है और यह प्रोसेस देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बड़े पॉन्ड्स में यह काम टीम वर्क का होता है। लोग मिलकर मछलियां जाल में फंसाते हैं और उन्हें धीरे धीरे खींचकर बाहर निकालते हैं। पकड़ी गई मछलियों को फिर हटिया में बेचने के लिए ले जाया जाता है। सुबह सुबह यह फ्रेश मछलियां हटिया के स्टॉल्स में पहुंच जाती है और यहां उनकी खरीद फरोख्त शुरू होती है। लोकल्स तो यहां आते ही है पर आसपास के गांव के लोग भी आते हैं और ताज़ी मछलियों को खरीदने के लिए। मछली की डिमांड हमेशा हाई होती है, चाहे वो डेली कुकिंग के लिए हो या फेस्टिवल्स के लिए। इस प्रोसेस में एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ कोई मशीनरी का यूज़ नहीं होता है। यह पूरी तरह मैनुअल और इको फ्रेंडली होता है। फिशिंग से लेकर सेलिंग तक का हर स्टेप नेचर के साथ एक बैलेंस बनाकर रखता है और जो लोग यह काम करते हैं उनके पास अपने काम का एक ट्रेडिशनल नॉलेज और एक्सपर्टाइज होता है जो उनको एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। तो यह सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यह एक कल्चर है जो गांव की ज़िंदगी के एक ज़रूरी हिस्सा है और उन्हें अपने रूट्स और ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। फिश फार्मिंग और हटिया की यह कहानी गांव की सिंप्लिसिटी और सेल्फ सफिशिएंसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। हमने भी काफ़ी मेहनत की और घंटे भर पॉन्ड्स पे रहने के बाद लगभग 2 से 3 क्विंटल फिश पकड़ा। पॉन्ड्स मेरे जानकार का ही था और ये पॉन्ड्स हमारे गांव के मंदिर का है और इसे साल भर के लिए लीज पे दिया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे मैं भी एक्वाकल्चर में एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अनुभव हुआ है यहाँ पे जाके मछली पकड़ने की व्यवस्था को देखकर। मैंने इनसे बात की और इनसे महत्वपूर्ण जानकारी भी ली और इन्हें भी कुछ सुझाव दिया। सारे लोग आप देख ही रहे होंगे टीम वर्क की तरह मछलियां पकड़ रहे हैं। चारों बगल पॉन्ड्स के चारों बगल नेट बिछा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे इनको किनारे की ओर खींची जाती है। किनारे की ओर खींचे जाने की प्रक्रिया में मछलियां इसमें फंस जाती है और फिर साइड लाकर इन्हें उनके साइज के हिसाब से छटैया करके हटिया ले जाया जाता है जहां इनकी बिक्री की जाती है। लोग शादी विवाह या अन्य सम्मेलन में भी यहाँ से मछलियाँ उचित मूल्य पर ले लेते हैं। ये मछलियाँ पूरी तरह से फ्रेश है और इनको पालने में पोसने में एक नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल फीड दिया गया है। इसी के लिए इसके खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और ये एक पॉन्ड काफ़ी से मछली लेने के लिए अगल बगल के गांव से भी लोग आकर मछलियाँ खरीदते हैं। फिर इसमें सीड्स डाल दिए जाएंगे मछली के बच्चे जो कि बंगाल से लाया जाता है
और उन्हें फिर 6 महीना के लिए बढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें काफ़ी वैरायटी के फीस थे। बेसिकली इन लोगों ने कार पोस रखा है, बट कुछ रेहू, कतला और रूपचंदा भी साथ में पकाया था। तो ये था मेरा दूसरे दिन का सफ़र। हमने पॉन्ड्स की व्यवस्था देखी और दिन में खाने के लिए हमने फ्रेश मछलियाँ, जो कि एक हेल्दी डाइट है, खाए। सो गांव के सफ़र का दूसरा दिन। आप देख रहे होंगे सारे गांव के लोग, छोटे बड़े बच्चे सब मिलकर टीम वर्क की तरह मछलियां पकड़ के उसे हटिया की ओर ले जा रहे हैं। आने वाले पार्ट 2 में मैं इन लोगों की बातें भी आपको कराऊंगा। सारे लोग चल पड़े हटिया की ओर। ये था दूसरा दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं गांव की सफर की ओर। तालाब से निकलने के बाद दौरान रास्ते में ही मंदिर थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं पहुंच गया अपने घर। फिर दूसरे दिन भागलपुर के आम के बाग, खासकर कांगड़ा मालदा की वैरायटी अपने यूनिक स्वाद और क्वालिटी के लिए मशहूर है। यह आम गांव के बागों में एक खजाना है जो हर साल समर के मौसम में लोगों के लिए एक ट्रीट लेकर आता है। कांगड़ा मालदा अपने पतले छिलके, मीठी खुशबू और जूसी टेस्ट के लिए अलग पहचान रखता है। इसके अलावा भागलपुर के आम के बागों में दशहरी, लंगड़ा और हिमसागर जैसे आम भी मिलते हैं, जो हर वैरायटी के शौकीन को कुछ ना कुछ खास ऑफर करते हैं। आम के यह बाग सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, ये गांव के लोगों के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बनी है। हर साल आम की खेती से लेकर उसके बाजार तक का सफर एक बड़े उत्सव जैसा होता है। यहाँ का ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टाइल और हर आम के बीज पर पेड़ का लोकल टच इसके टेस्ट को और भी खास बनाता है। भागलपुर में आम के बाग नेचर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन और लोकल फार्मिंग कल्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जो हर बाइट में इसका असली एसेंस देने का वादा करते हैं। आम के बाग हमने देखने के बाद हमने धान की खेती का भी मजा लिया। ये था मेरा तीसरा दिन। आम के बाग में हमने आम के बाग देखे, धान की खेती देखी, धान की कटैया देखी, उन लोगों से बातें की, पोल्ट्री फार्म देखा और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की और उन्हें भी काफी सुझाव दिया। ये सारी नई पेड़ें हैं जो आगे आने वाले 10 सालों में बड़ी हो जाएगी और बिहार और देश के लोगों को मीठी और ऑर्गेनिक आम देगी। अगला दिन हम पहुंच गए गुड़ परंपरागत जैगरी बनाने के प्रोसेस को देखने। यहाँ पे लोग शुगर केन काट के उसके रस निकाल कर ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से उसे बड़े से कढ़ाई जो कि पतला रहता है उसमें आग में सेक कर गुड़ बनाते हैं। गांव में गुड़ बनाने की परंपरागत विधि एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो गांव के कल्चर और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक अनोखा एग्जाम्पल है। यह प्रोसेस शुगर केन की खेती से शुरू होता है, जो गांव के किसानों के लिए एक मेजर क्रॉप होता है। जब गन्ना तैयार हो जाता है तो उसे क्रश करने के लिए ट्रेडिशनल मिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिल्स या तो मैनुअल होता है या फिर बुल्लक ड्रिवन, जिसमें गन्ना क्रश करके उसका रस निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रश मिल्स देखा। निकाला गया रस फिर बड़े आयरन के कढ़ाई में डाला जाता है, जहाँ उसे कंटिन्यूसली हीट किया जाता है। इस हीटिंग प्रोसेस में रस को लगातार छंटा जाता है ताकि इम्प्योरिटीज निकल जाए और सिर्फ प्योर जूस बचे। रस की बॉयल करते करते वो ग्रेजुअली थिक होने लगता है और जब वो एक स्टिकी कंसिस्टेंसी पर आ जाता है तो उसे कूल डाउन होने के लिए फ्लैट सरफेस पर डाला जाता है। ठंडा होने के बाद ये सॉलिड जैगरी या गुड़ के फॉर्म में तैयार होता है। ये पूरा प्रोसेस इको फ्रेंडली है और केमिकल फ्री होता है, इसलिए गांव का गुड़ अपने नेचुरल स्वाद और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मशहूर है।
इस ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि गांव के लोगों का एक कल्चरल प्राइड भी शामिल होता है जो हर बाइट में महसूस होता है। जैसा कि मैंने बताया, आप देख ही रहे हो गांव में किस प्रकार से शुगर केन से जैगरी बनाया जाता है। ये था मेरा आखिरी दिन का सफर गांव में। आपको मैं पार्ट 2 में फिर से लाऊंगा और इन लोगों से बात करके इनकी व्यवस्था, इन्हें क्या कठिनाई है और इनकी गवर्नमेंट से डिमांड क्या है, ये सारी बातें आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आप भी रूरल डायस्पोरा के बारे में जान सके और इन्हें अब करीब से देख सके। ये सफ़र काफ़ी अनुभवपूर्ण था और मैं जल्दी फिर ही से दोबारा अपने गांव जाऊंगा और कुछ नए वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आप देख रहे होंगे चारों बगल लोग गन्ने को रस निकाल कर गुड़ बनाने के प्रोसेस में लगे हुए। हमने भी कुछ गन्ने लिए, कटवाए, उसके जूस पिए। जूस में आदी और नींबू डाल देने से उसके स्वाद में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। ये देखिए, हमने अपने पीने के लिए बाल्टी में जूस इकट्ठा कर रहा था। ये घर के आंगन में कुछ बंग किया जो कि हनुमान कहलाते हैं। ये हमारे प्रांगण में डेली आते हैं और सपाटू, आम और फल को खाकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये काफ़ी तांडव भी मचाते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं गांव एक सोशल लाइफ है। हर प्राणी का एक महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। इसी के लिए ये काफ़ी वो करते हैं। पॉलिनेशन में भी इनकी काफ़ी उपयोगिता है। सो इनका रहना भी गांव के लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ख़त्म करते हैं ये एपिसोड। तो यह एक झलक गांव के जीवन की उन अनोखे पहलुओं की जो सिंप्लिसिटी और ट्रेडिशन से भरपूर है। रूरल डायस्पोरा की इस जर्नी में हमने हटिया, मछली पालन और गुड़ बनाने जैसे फैसिनेटिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर किए। हमने गांव के प्रांगण में हनुमान देखे, यहाँ के लोगों से बातचीत की, यहाँ के पुराने विधि को देखा, गांव के सड़कों को घूमा, गलियों को देखा, पुराने मंदिरों को देखा। पर यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, जिसमें हम और भी नए पहलुओं को समझाएंगे और गांव की ज़िंदगी के और करीब जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बी सेफ। बाय।